हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी वीडियो जिसमें हम करेंगे क्लास 6 और लेसन 2 है इसमें। इस भोजन के घटक और विषय हमारा विज्ञान रहेगा। तो इसमें एनसीईआरटी की बुक में ये भोजन के घटक जो क्लास 6 है वो मैंने आधा लेसन पहले करा दिया था। तो पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरे इसी चैनल पे जाके वो देख सकता है। तो इसमें हमने हाफ चैप्टर जो है लेसन वो समझ लिया था एनसीईआरटी की बुक में। तो इसमें हमने क्या क्या समझा था तो ये थोड़ा देख लेते हैं। एक तो हमने देखा था कि विभिन्न स्थानों पे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है। फिर हमने पिछले उसमें पढ़ा था पोषक तत्व किसे कहते हैं और मुख्य पोषक तत्वों के नाम, तो ये पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद हमने पता कि ये परीक्षण किया था, ये एक्सपेरिमेंट करना सीखा था कि भोजन में मंड का परीक्षण कैसे करते हैं। तो जिसने नहीं देखी वीडियो तो इसी चैनल पे जाके आप देख सकते हो, क्लास 6 लेसन 2 के नाम से है ये वीडियो। फिर हमने प्रोटीन का परीक्षण भी किया था और हमने ये भी सीखा था कि वसा का परीक्षण हम कैसे करते हैं भोजन के खाद्य पदार्थों में। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि हम क्या क्या खाएं कि जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिले। ठीक है। फिर हमने ये भी सीखा था कि जंतुओं से हमें ऐसी कौन सी चीज़ें मिलती हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है खाने से। ठीक है। तो और इनको खाने से वसा मिलता है जो जंतुओं से मिलते हैं हमें। फिर उसके बाद ये दालें आ गई हैं, ये प्रोटीन का स्रोत हैं जो पौधों से हमें मिलते हैं। ठीक है। फिर ये जंतु हैं, जंतु उत्पाद हैं जो प्रोटीन मिलता है जिनको खाने से, और ये विटामिन के स्रोत हैं। ठीक है। और फिर ये विटामिन बी के स्रोत हैं। तो ये मैंने पिछली वीडियो में पूरी डिटेल में आपको समझाया था, आपने समझा होगा। जिसने नहीं देखी वीडियो तो वो इस चैनल पे जाके साइंस टीचर YNR पे जाके आप इसको समझ सकते हो। अब ये है जैसे हमारे पास आयोडीन के स्रोत हैं। ये आयोडीन जो होता है, आयोडीन हमें अदरक से मिलता है, पालक से मिलता है, मछली से मिलता है और नमक से, समुद्री नमक होता है जो, उससे मिलता है हमें आयोडीन नमक। आयोडीन मिलता है हमें, पोषक तत्व होता है ये भी। ठीक है बच्चों। और फास्फोरस, फास्फोरस हमें किससे मिलता है? फास्फोरस भी एक पोषक तत्व है। ये हमें दूध पीने से मिलता है, केला खाने से मिलता है, गेहूँ, चावल, हरी मिर्च खाने से हमें फास्फोरस मिलता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद है लोह। लोहे की कमी हो जाती है कईयों के खून में, जिन्हें कह देते हैं हीमोग्लोबिन कम है, तो वो अगर सेब खाए, पालक खाए, हरी सब्जियां खाए, दूध पिए तो उसको जो है लोहे की कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों। फिर कैल्शियम दूध से मिलता है, अंडों से मिलता है। ठीक है। या चूने से भी मिल जाता है, चूने में भी कैल्शियम होता है। फिर उसके बाद हमारे पास विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? हमारा शरीर जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। ठीक है भाई। तो जिसको विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, तो वो सुबह और शाम और सर्दियों की जो धूप होती है तो उसमें उसे बैठना चाहिए, क्योंकि
धूप से, सूर्य की धूप से ही हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है, और शरीर में उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। यानी खनिज लवण जो हैं वैसे तो कम मात्रा में चाहिए हमें, लेकिन वो ज़रूरी हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है, हमने देखा कि चावल में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक है, तो इसलिए हम चावल को कार्बोहाइड्रेट्स में समृद्ध भोजन कह सकते हैं। फिर उसके बाद है, इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों की जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वसा है, तो ये सारे पोषक तत्व हैं हमारे शरीर में जिनकी आवश्यकता होती है। लेकिन इनके साथ साथ हमारे शरीर को आहारी रेशों की और जल यानी पानी की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे जो होते हैं रुक्षांश होते हैं ये, और ये हमें जो पादप उत्पाद होते हैं, जैसे सलाद खाते हैं हम, हरी सब्जियां खाते हैं, ठीक है, तो हरे फल खाते हैं, तो उनसे हमें ये आहारी रेशे मिलते हैं। ठीक है। तो इनका मुख्य जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं? एक तो इनके जैसे साबुत खाद्यान्न जो हम खाते हैं, सबूत जो अनाज है वो खाएंगे, दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियां ये खाते हैं, तो इससे रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों। तो रुक्षांश हमें किससे मिलता है? रुक्षांश हमें किस किस से मिलता है? एक तो साबुत अनाज से, दाल से, आलू से, ताज़े फल सब्जियों से, या सलाद वगैरह जो खाते हैं उससे मिलता है, और कई पोषक तत्व होते हैं इसमें। ठीक है। तो रुक्षांश क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे आंतों में भोजन, अपचा भोजन फंसा रहता है, तो आंतों की सफाई के लिए जो रुक्षांश है ये बहुत अच्छे कार्य करते हैं, और पचे हुए भोजन को, बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में ये सहायता करते हैं, जिससे हमारे शरीर की अनेक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे पेट साफ ना होने की वजह से हमें लग जाती हैं। फिर जल की भी आवश्यकता होती है। भोजन में पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए, जो भी हमें भोजन से पोषक तत्व मिले हैं उनको अवशोषित करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता हमें होती है। और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, जैसे मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में शरीर से बाहर तभी निकलेगा वो जब हमारे शरीर में पानी होगा। तो शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जो हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, तो इनसे हमें पानी मिलता रहता है, द्रव अवस्था में मिलता रहता है। ठीक है बच्चों। फिर ये क्रियाकलाप है, तो एक टमाटर, नींबू जैसे कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें, और ऐसा करते समय आप अपने हाथ गीले होते हैं। ठीक है। जब हम टमाटर, नींबू वगैरह काटते हैं ना, तो इनको काटते हुए हमारे हाथ गीले हो जाते हैं। या ताज़ी फल सब्जियां खाते हैं, उनको छीला मसला, तो हम देखते हैं कि हमारे उस समय भी हाथ गीले हो जाते हैं। तो इसका मतलब उनमें भी पानी होता है, तो जब हम उनको खाते हैं तो वो जो उनमें पानी होता है, जल होता है, वो हमारे शरीर में चला जाता है, तो इससे भी हमारे शरीर को पानी मिलता रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं?
हमारे शरीर को स्वस्थ, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें अच्छे आहार की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमें पोषक तत्व ना तो अधिक मात्रा में चाहिए ना कम मात्रा में चाहिए, जितने की आवश्यकता होती है उतने की हमें ज़रूरत होती है। और ये पोषक तत्व हमें आहार से मिलते हैं। ठीक है, तो आहार को हम संतुलित कहेंगे, हम ऐसे भोजन को संतुलित कहेंगे जिससे हमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलें। तो इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। यानी हम अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो आपने लिखना है ऐसा भोजन जिससे हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलें, उन्हें हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा भोजन भी नहीं हमने खाना भी हम चावल खा रहे हैं तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। ठीक है, तो हमें अनाज भी खाना है, दूध भी पीना है, फल सब्जियां भी खानी हैं, तो ताकि हमें सभी जो पोषक तत्व हैं वो हमें उचित मात्रा में मिलते रहें। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमारे पास है ये दालें हैं, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज हैं, किण्वित भोजन है, आटे का मिश्रण है, मिस्सी रोटी, ठीक है, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित भोजन खा सकता है। कई लोग ये सोचते हैं ना कि संतुलित भोजन खाने में तो बहुत पैसा लगता है भाई, लेकिन संतुलित भोजन करने के लिए हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आसानी से खा सकते हैं। जैसे गुड़ चना होता है, ठीक है, मिस्सी रोटी है, दूध है, दही है, तो इस तरह की चीज़ें जो घर में हो जाती हैं, दाल है, मूंगफली है, तो ये सभी चीज़ें हमें खानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनको सबको खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते रहते हैं। तो अब एक प्रश्न आता है कि क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? जब हम भोजन को पकाते हैं तो कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? देखो, छिलका उतारकर यदि सब्जियों फलों को धोया जाता है तो उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन खनिज होते हैं। चावल दाल को बार बार धोने से उसके विटामिन क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमने फल खाने हैं तो हमें उनको छीलने से पहले, या सब्जियां या खीरा वगैरह जो खाते हैं उनको छीलने से पहले अच्छी तरह से धो लो, फिर उनको छील के और खाना है। छीलने के बाद उनको नहीं धोना, क्योंकि उससे बहुत सारे विटामिन जो हैं पानी में नष्ट हो जाते हैं, पानी में बह जाते हैं। ठीक है, तो सब्जियों फलों इनको भी हमने छीलने से पहले अच्छी तरह से धोना है। और चावल दाल जो होते हैं बार बार हम पानी में धोते रहते हैं, तो उससे काफ़ी सारे विटामिन और खनिज लवण पानी में ही चले जाते हैं, इसलिए हमें अधिक बार उनको नहीं धोना। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है आपके पास, हमें भोजन को पचाने के लिए, तो इसमें क्या है, इसे पचाने में आसानी होती है। क्या है ये देखें, हम सभी जानते हैं कि पकाने के लिए भोजन का स्वाद बढ़ता है और उसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी होती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो उससे लाभदायक प्रोटीन लवणों की हानि होती है। कई बार क्या करते हैं हम सब्जी या दाल में ज़्यादा पानी डाल लेते हैं और जब उसको पकाते हैं तो वो पतली हो जाती है और उसके पानी को उतार लेते हैं। या चावल है, जैसे
चावल में हम जब चावल में ज़्यादा पानी डाल के उसको पकाते हैं तो जब चावल पक जाते हैं ना तो उसके ऊपर से पानी उतार के नीचे गिर देते हैं, जिसे हम पीछ बोलते हैं साधारण भाषा में, पीछ। तो लोग पुराने समय में क्या करते थे, उसको पीते थे लोग और उसमें बहुत अच्छे हमें पोषक तत्व मिलते थे। लेकिन आजकल क्या है, उसको नीचे गिर देते हैं तो चावल के पोषक तत्व तो सारे उसमें चले गए। तो हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें उतना ही पानी डालना चाहिए जिससे पानी हमें बाहर गिरने की आवश्यकता ना हो। तो पकाने में विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाता है। अगर हम ऐसा भोजन पका रहे हैं जिसमें विटामिन सी है, खट्टी चीज़ें हैं, तो गर्म करने से वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो वसा युक्त खाना हो तो 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट्स भोजन की अपेक्षा 1 कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। तो क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ों, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा ये खाया और उसके अलावा कुछ नहीं खाया, तो क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? ठीक है। तो अगर हम केवल वसा युक्त भोजन ही खाते रहेंगे या केवल कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन ही खाते रहेंगे तो हमें वसा या कार्बोहाइड्रेट्स तो मिलेगा लेकिन दूसरे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोई ना कोई दूसरा रोग लग जाएगा जी, ठीक है। तो हमें केवल एक ही चीज़ नहीं खानी चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स जब हम ज़्यादा लेते हैं, वसा ज़्यादा लेते हैं, तो इस बच्चे की तरह हम फूल जाते हैं, हमारा शरीर बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, मोटापा आ जाता है। तो हमें उतना ही वसा या कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए जितना हम अपने शरीर से कार्य करते हैं। तो ये देखो, ये मोटापे का कारण बनता है, ठीक है। फिर आता है अभावजन्य रोग। अब अभावजन्य रोग क्या होते हैं? अभावजन्य रोग वो होते हैं जो किसी पोषक तत्व की वजह से रोग लग जाते हैं, ठीक है। यदि जैसे हम एक व्यक्ति है, पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसने भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी रह जाती है। यदि यह लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। अब एक कोई व्यक्ति है, वो कहता है भाई बहुत महंगा भोजन करता हूँ मैं तो फिर भी मुझे रोग लग रहे हैं, क्योंकि उसके भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी है, जिसकी कमी के कारण उसको जो है वो रोग लग गया है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है जो तली भुनी चीज़ें डेली खाता है, महंगी महंगी चीज़ें खाते हैं, तो अभावजन्य रोग क्या होते हैं? ऐसा रोग जो किसी, या यहाँ से आप परिभाषा लिखोगे, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों की अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? अभावजन्य रोग। जैसे हमारे पास अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो उससे रोग हो जाता है, ठीक है। जैसे वृद्धि रुक जाती है शरीर की, चेहरे पे सूजन आती है, बालों के रंग का उड़ जाता है, त्वचा में बीमारियां आ जाती हैं। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है ना तो हम क्या करेंगे? खट्टी चीज़ें खाना शुरू कर देंगे, तो उससे हमारा शरीर सही होगा। अगर हम खट्टी चीज़ें ना ही लेंगे तो विटामिन सी की कमी हो जाती है और उससे हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है, चेहरा फूल जाता है, सूज जाता है, बालों का रंग उड़ जाता है, त्वचा की बीमारियां और पेचिश वगैरह हो जाती है। उसी प्रकार से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से भी हमें हमारा शरीर दुबला पतला हो जाता है, ठीक है, और शरीर कमज़ोर हो जाता है, ताकत नहीं रहती शरीर में। और विटामिन और खनिज लवणों के अभाव में भी अनेक बीमारियां आती हैं। तो आगे टेबल है बना हुआ, वो सारा आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये टेबल बनाना है और याद कर लेना है इसको, क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न, वेरी इम्पोर्टेंट है ये, कि कौन से विटामिन या खनिज लवण की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। जैसे विटामिन ए होता है हमारे पास, विटामिन ए की कमी से
क्षीणता, दृष्टिहीनता हो जाती है, क्षीण दृष्टिहीनता। इसे रतौंधी रोग भी कहते हैं, विटामिन ए की कमी से होता है ये रोग, रतौंधी रोग। रतौंधी रोग क्या होता है? रतौंधी रोग में क्या होता है, शाम को या रात को दिखाई देना बंद हो जाता है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन ए की कमी से, दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। तो इसके लक्षण हैं, जैसे कमज़ोर हो जाता है इंसान, ठीक है, और रात या अंधेरे में कम दिखाई देने लग जाता है, कभी कभी तो पूरी दिखाई देना ही बंद हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगर आपने विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग से बचना है तो आप अधिक से अधिक गाजर खाएं, दूध पिएं, पपीता खाएं, आम खाएं, तो इनसे आपको विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। फिर है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? तो विटामिन बी की कमी से हमारे पास जो रोग होता है ये है विटामिन B1, ये बेरी बेरी होता है। आपको याद करने का तरीका है, जैसे बी, विटामिन बी से बेरी बेरी, बेरी बेरी भी बी से पड़ता है और विटामिन बी की कमी से होता है ये। इससे हमारी जो मांसपेशियां हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। हमारी मांसपेशियां, शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है। फिर अगला है विटामिन सी फॉर स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और इससे क्या होता है, हमारे मसूड़ों में खून आने लग जाता है, ठीक है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। अगर हमें चोट लग जाए ना तो उसको भरने में बहुत समय लग जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाते हैं, ठीक है, इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मुलायम होकर वो मुड़ जाती हैं, ठीक है। हमारी हड्डियों का रोग है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग, और इसको पूरा कैसे करेंगे? धूप में बैठकर, धूप में हमें विटामिन डी अधिक मात्रा में मिलती है। कैल्शियम की कमी हो जाए अगर, तो हमारी हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं और वो टूटने शुरू हो जाते हैं। तो इसका लक्षण क्या है, हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी, हड्डियां और दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। फिर है आयोडीन की कमी। आयोडीन होता है पोषक तत्व, उसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, गाइटर रोग बोलते हैं इसे। हमारे जो ये गर्दन है, यहाँ की जो ग्रंथि है वो फूल जाती है, ऐसे यहाँ पे मोटी हो जाती है, जिससे हमारा शरीर जो है कुरूप हो जाता है, कुरूप लगता है हमें। तो गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चों का मानसिक विकलांग हो जाते हैं, बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है अरक्तता या कमजोरी। लोहे की कमी से हमें अरक्तता या अनीमिया कहते हैं इसे, ये रोग हो जाता है आयरन की कमी से, और इससे शरीर कमज़ोर होता है, शरीर वृद्धि नहीं कर पाता, ठीक है बच्चों। तो आपने ये सब सीखा, और इसमें देखो आपके पास ये प्रमुख शब्द हैं, ये आपने जो भी 2 वीडियो हैं, जो एक पहले वीडियो भेजी थी और एक ये वीडियो आपके मेरे चैनल से मिल जाएंगी आपको, अगर नहीं आपके पास है तो। ये पोषक, जैसे संतुलित आहार किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपने लिखनी है, बेरी बेरी रोग किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा होती है, ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं, और वो हमारे शरीर को भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी परिभाषा लिखनी है। वसा किसे कहते हैं, वसा के बारे में लिखना है, ठीक है। वसा एक पोषक तत्व है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। फिर है खनिज, खनिज भी पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। पोषक किसे कहते हैं, भोजन से हमें कुछ आवश्यक घटक मिलते हैं जिन्हें पोषक में कहते हैं, और वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। फिर प्रोटीन, रुक्षांश जो हैं सलाद वगैरह या कच्ची सब्जी इससे मिलते हैं। स्कर्वी रोग क्या होता है, मंड क्या होता है, और विटामिन किसे कहते हैं, तो ये परिभाषाएं आपने लिखनी है, ठीक है बच्चों। और ये सारांश आपने
इसमें से भी आपको क्वेश्चन इनके आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आगे है मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।